मनोरंजन भी हो और हमारा काम भी हो। हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन यदि हम उसे मुँह फुलाकर करेंगे, नर्वस होकर करेंगे, उदास होकर करेंगे, तो क्या वो काम अच्छा होगा? नहीं होगा। आनंद लेकर हमें हर काम करना है और साथ में हमारी जागरूकता और एकाग्रता भी रहनी चाहिए। जब हम राउंड घूम रहे थे, राउंड के समय में आप कुछ ज़्यादा ही अति मनोरंजक हो रहे थे, उसमें आप हंस रहे थे क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलना है चलना है चलना है। लेकिन हम बीच बीच में आपको ये कह रहे थे कि आपको किसके पीछे चलना है, किसका ध्यान रखना है। तो आपका ध्यान उस बात की तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि आप उसको मनोरंजन ही समझ रहे थे, लेकिन वो एक तरह से चलित ध्यान था। चलित ध्यान में हमें ये ध्यान में रखना था कि हम किसकी पीठ के पीछे जा रहे हैं, या जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो जो नेतृत्व कर रहा है, उसी के पीछे जा रहे हैं या नहीं। लेकिन बीच में क्या होता है, हम कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारा माइंड क्या हो रहा है, डाइवर्ट, यानी दूसरी ओर जा रहा है, हमारा मन दूसरी ओर जा रहा है। और जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। अक्सर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे समाज में, दैनंदिन जीवन में हम यही करते हैं कि हमें जिसके पीछे चलना चाहिए उसके पीछे ना चलते हुए बीच बीच में हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं ना। भटकाने वाले हमारे घर में जब रहते हैं तो हमारे घर के जो प्रमुख होते हैं, हमारे माता पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं, वो बार बार हमको निर्देश देते रहते हैं कि बच्चों का संगत नहीं करना, वहाँ पर नहीं जाना, सीधा स्कूल जाना, सीधा घर आना, पढ़ाई पे ध्यान देना। लेकिन हम मानते हैं क्या? वो निर्देश सुनते हैं क्या? स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो दोस्त हमारे बन जाते हैं, वो दोस्त कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, लेकिन हमारी इतनी समझ नहीं होती, हमें नहीं पहचान में आता। क्योंकि जब आदमी एक दूसरे से मिलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से सच में अच्छा है या नहीं ये समझ में नहीं आता। ऊपर से हमको लगता है कि सब अच्छा है और हम दोस्ती कर लेते हैं। फिर बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अच्छा लगने वाला दोस्त धीरे से ही हमको बुराई भी बता देता है। कभी बोलता है सिगरेट पीकर देखते हैं तो उसके मन में भी जागरूक हो जाती है इच्छा, बोलते हैं हाँ चलो दोनों पीकर देखते हैं। ऐसा होता है ना भक्ति जी? सबके बचपन में हुआ है, मेरे बचपन में नहीं हुआ। तो यहाँ हमें ऐसे भटकाने वाले लोग मिल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें किसका सुनना है, अपने घर के लोगों का सुनना है, माता पिता का सुनना है, गुरुजनों का सुनना है। तो फिर चलते हुए कुछ वैसा ही हो रहा था, हम लोग अपना माइंड भटका रहे थे। कभी कभी हम इतने शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करना है दिखावा करना, हम दिखाने में चले जाते हैं। हमको दूसरों को दिखाना होता है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, देखो हम कितना अच्छा बोलते हैं, देखो हम कितना अच्छा चलते हैं। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग हम कितना दूसरे का नहीं सुनते हैं, हमारे अंदर कितना एटीट्यूड है इसका भी शो ऑफ करते हैं, वो भी दिखाते हैं मैं क्या उससे कम हूँ, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपना खुद का राजा खुद हूँ। इस तरह के भी होते हैं, ये टीनेज में इस तरह के अलग अलग स्वभाव वाले बच्चे होते हैं। तो वो उस तरह से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बाइक होती है ना, वो पापा की बाइक होती है, लेकिन उसको लेकर घूमता कौन है? बच्चा लेकर घूमता है। और किसको दिखाता है? लड़कियों को दिखाता है, लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है। ये देखो मेरे पास में बाइक है, लड़की को भी समझ में नहीं आता, अज्ञान है ना, अरे इसके पास बाइक है तो ये तो रईसी होगा, ये पता नहीं रहता कि उसके पिताजी ने लोन लेके बाइक खरीदी है। बोलते की बात रहती है, कर्जादार होते हैं, बड़े बड़े बंगले कितने, उनको लगता बहुत रईस होगा, कर्जा लेके बंगले वाले होते हैं। और लड़कियां तो ऐसे बकरे फंसाने में लगी रहती है और बकरे फंसने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारी भटकाने वाली बातें हैं, इससे हमें बचना है। जो हमें निर्देश दे रहे हैं हमारे घर के लोग, जो हमारे भले के लिए बता रहे हैं,
उसको हमेशा जागरूकता से ध्यान में रखकर चलना। मार्केट में भी जा रहे हैं हम तो क्या होता है, हम अपनी माँ का हाथ पकड़ के जा रहे हैं या पिता का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो रास्ते में कितने लोग आते हैं, बीच बीच में बहुत लोग आते हैं, बहुत टकराते हैं, भीड़ होती है। और ऐसे में हमें क्या डर रहता है कि कहीं हमारा हाथ न छूट जाए अपने घर के व्यक्ति से। हम लोग ऐसे हाथ पकड़ के रहते हैं रश में कि हाथ नहीं छूटना चाहिए, और गलती से हाथ छूट गया तो फिर फिल्मी कहानी बन जाती है। कुंभ के मेले में बीच बिछड़े हुए भाई वो बड़े होके मिलते हैं, तो ऐसे हमारे बिछड़ने का डर रहता है। तो हमें अपनों के साथ किस तरह से ध्यान से रहना है, कहीं हमारा हाथ न छूट जाए। तो दो लोगों के बीच में से जब एक व्यक्ति गुजरता है तो ये नहीं कि बहुत अच्छा बन के सभी को जाने देना है। सभी अगर उसमें से जाते रहेंगे तो तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति बहुत आगे निकल जाएगा, तुम बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए एक व्यक्ति गया, अलर्ट हो जाना है, नहीं दूसरे व्यक्ति को नहीं जाने देना है, क्योंकि मुझे उसके पीछे चलना है, वो कहीं छूट न जाए। इसलिए तुरंत दूसरे एक व्यक्ति के बाद में अपने को जाना होता है। ये गेम तक हम अच्छे से खेल नहीं पाए जगह की कमी की वजह से, लेकिन आगे मौका मिलेगा तो हम इन 3 दिनों में करेंगे और चलेंगे, ध्यान करेंगे। अभी आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया है, तो वैसे ही हमें क्लास में भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम धम्म सीख रहे हैं और धम्म हमारे चरित्रों को बनाता है ना। एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं, और इसमें यदि तुम दोस्तों से बातें करते रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, क्या कर रहे हो बात नहीं है। खुली आंखों से भी मेडिटेशन करना है, जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से उस पर फोकस हो। कि जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसके तरफ तुम ध्यान दीजिए। सांगली गर्जी में यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके सेंटर बनवाया है, पैसा खर्च करके हमको यहाँ बुलाया है, यदि आप लोग नहीं उसको सीखोगे तो वो सारा उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। कोई हमारे समाज के लिए इतना कर रहा है तो ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। थोड़ी देर की, हाँ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत थक गए हैं, अब आपस में बातें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आज मैं यहाँ से ये बात आपको समझा रही हूँ, कल आप एक अच्छे बड़े नागरिक बनोगे और यही बात अपने बच्चों को समझा रहे होंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि कैसा लगता है। यहाँ पर एक दिन आओगे ना स्टेज पर, इस भूमिका में आओगे ना, तो समझ लो क्या करना है। अच्छे से समझोगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को समझा पाओगे, ठीक है। और आज शाम को एक मौका मिलेगा तो हम नया गेम भी जरूर खेलेंगे, उसमें से भी कुछ सीखेंगे। अभी हम शील की ओर बढ़ते हैं। हमारे 5 शील हो गए हैं, पांचों शील अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा कोई है जो नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। थोड़ा सा हेक्टिक हुआ होगा, थोड़ा सा स्लो हुआ, क्योंकि 4 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है ना। तो थोड़ा सा लिखने में समय चला जाता है, उतनी देर के लिए आपका मन भटक जाता है। तो अभी हम 6वें शील की बात करेंगे। 5 शील तो कॉमन है, सभी गृहस्थों के लिए है, लेकिन 10 शील जीवधारियों के लिए है, भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भी है, सामने के लिए भी है 10 शील। उसमें से हम एक शील देखे हैं, तीसरा वाला, अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसको अच्छे से हम समझें कि हम ज्ञान लेने के लिए ही चलेंगे। जहाँ ज्ञान न मिलता हो उस जगह पर हम नहीं जाएंगे, और यहाँ इस जगह पर आप आए हैं जहाँ आपको ज्ञान मिल रहा है, तो आप यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों में सहायक शील आगे के 5 शील है। तो 6वां शील है विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसमें पहला शब्द हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, विकाल। विकाल का अर्थ आपको क्या लगता है? 12 बजे हो सकता है? विकाल का अर्थ 12 बजना होता है?
विकाल का मध्याह्न से पहले, विकाल यानी मध्याह्न से पहले। विकाल का मतलब तो है जब समय ना हो, जिस मतलब खाने का समय जब नहीं है तब हम खाना नहीं, जब भूख ना हो तब। हाँ, लेकिन समय ना हो मतलब क्या? खाने का समय नहीं मतलब मैं दूसरे काम में बिजी हूँ और मुझे खाने के लिए समय नहीं है, ये उसका मतलब होता है क्या? जब भूख लगी हुई ना हो और तब खाना समझिए। देखो, विकाल का मतलब जैसे दीदी ने बोला कि जब समय ना हो, तो उसका ये अर्थ निकलता है कि मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, मेरे पास खाने के लिए टाइम नहीं। दूसरा एक अर्थ निकल के आ रहा है कि मध्याह्न से पहले, तो बुद्धा के समय में अवेळी, मराठीमध्ये झालं विकाल म्हणजे अवेळी, अवेळी भोजन करू नये। पण कोणती वेळ आहे ती बरोबर आहे? ज्याला तुम्ही म्हणाल की वेळेत जेवण करणं आहे, काय ते 12च्या अगोदर आहे? प्रश्न यस, अजून येऊ द्या। कौन सा टाइम फिक्स है? 11 से 12 के अंदर। क्या विकाल शब्द में ये व्याख्या बराबर फिट बैठती है? बे टाइम है ना, तो बे टाइम कौन सा होगा? बुद्धा ने तो सिर्फ विकाल भोजन बोला है ना? कोई टाइम बताया क्या? 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा कोई टाइम बताया क्या बुद्धा ने? तो फिर किसने फिक्स किया कि 12 के पहले? मेरा सवाल समझ रहा है? जिस वक्त खाना भी तैयार हो और भूख भी लगी हो, कभी कभी भूख लगी है लेकिन खाना तैयार नहीं है, तो उस समय तो आपको खाना बनने का इंतजार करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अन्यथा आपको खाना स्विगी से मंगाना पड़ेगा, जोमेटो से मंगाना पड़ेगा। स्विगी जोमेटो मालूम है ना? उसको भी आने के लिए टाइम लगता है। उसको भी आने के लिए टाइम लगता है, आधा घंटा तो भी लगता है, क्योंकि वो भी ऑर्डर बनाता है और फिर लेके आता है। चलो, ये मजाक की बात हो गई, लेकिन बुद्धा के समय में 12 बजे का समय ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो बुद्ध क्या कहना चाहते हैं? असमय भोजन नहीं करना मतलब क्या? तो एक ही बात निकल के आती है, जब आपको भूख ना लगी हो तब खाना मत खाओ। आपका पेट भरा है, आपका पेट भरा है और मैं बोलूँगी सर थोड़ा सा खा लो ना, आपका जवाब क्या रहेगा? यही बोलेंगे ना? नहीं, मेरा पेट बहुत भरा है, मुझे भूख नहीं है, अभी मैं बिल्कुल एक घास भी नहीं खा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है। आप चाहे तो भी नहीं खा सकते पेट भरा होने पर, और जबरदस्ती खाएंगे तो क्या होगा? अपचन होगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, है ना? तो यहाँ विकार का मतलब बुद्धा को ये कहना है कि जब आपको भूख ना लगी हो, पेट भरा हुआ हो, जरूरत ना हो, तब ना खाओ। ये ऐसा क्यों बोलना पड़ा बुद्धा को? क्यों बोलना पड़ा होगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई। बुद्ध बिना अनुभव के कोई बात नहीं करते। बुद्ध का धम्म पूरा उनके अनुभव पर आधारित है ना। जो संघ में भिक्षु लोग रहते थे, वो इस तरह से गलत काम कर रहे थे। भूख ना होने पर भी लोभ के कारण अतिरिक्त खा रहे थे। हर तरह का है, हर तरह का है। हम खाने पर ही देखते हैं, ले जाने की बात तो अलग है। आज भी ये घटनाएं हो रही है, हम अनुभव ले रहे हैं कि आज भी ये घटनाएं होती है। जब संगदान भोजन दान होता है तो अतिरिक्त भोजन लिया जाता है,
समाज से जुड़े हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा समाज आदर्श समाज बने, गलतियाँ ना हो, है ना। इसलिए आपको भी ये चीज़ें मालूम होना जरूरी है और खुद को भी पालन करना जरूरी है। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं ना कि जब तुमको भूख ना हो तब मत खाओ, लेकिन किसी किसी पेशेंट को क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तुम दिन में 4 बार खाओ। हमको तो डॉक्टर पहले ऐसे ही बोलता था, हाँ 4 बार मतलब थोड़ा थोड़ा ही। बहुत सारे पेशेंट को अलग अलग तरह की सलाह दी जाती है। हमको तो डॉक्टर हमेशा ऐसे ही बोलता था, तुम्हारी एरिया की सारी महिलाएं ऐसी ही है, बच्चों को खूब खिलाती है लेकिन खुद नहीं खाती है। सबसे पहले तुम 2 रोटी लेके खाओ, बाद में सारे काम करो। मतलब ये खाना जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है, आवश्यकता के अनुसार। सबकी भूख कैसी है, अलग अलग है ना। किसी का 2 रोटी में पेट भर जाता है तो किसी को 4 रोटी लगती है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि सही भिक्षु वो है जो अपने भोजन की मात्रा जानता है। ये बुद्ध का वाक्य है कि सही भिक्षु वो है जो अपने भोजन की सही मात्रा जानता है। अन्यथा हमारे मन में किसी पदार्थ के प्रति लालसा है, मीठा बहुत पसंद है तो बहुत खा लिया, समोसे बहुत पसंद है तो बहुत खा लिया, फिर दूसरे दिन बीमार होकर डॉक्टर के पास भाग गए हैं। तो ये बीमारियों से बचने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बुद्ध ने ये शील दिया कि तुम अतिरिक्त मत खाओ, ना कम खाओ ना ज़्यादा खाओ, जरूरत के अनुसार खाओ। जब भूख लगी है तब खाओ। तुम्हारी तबीयत बोलती है कि तुमको इस चीज़ की कमी है तो वही चीज़ खाओ, लेकिन ये मध्याह्न के पहले क्यों खाने की बात हुई है, कई किताबों में लिखा है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये बुद्ध के समय की बात है कि मध्याह्न के पहले खाना इसलिए उन्होंने बोला है कि उस समय के लोग सुबह सुबह उठते थे और खेती पर काम करने जाते थे। उनके घर में भोजन कितने बजे बनता था, 10 साढ़े 10 बजे तक बना के वो आपल्या धन्यासाठी डब्बा घेऊन जात होती। और घर में फिर कोई रहता नहीं था, पहले पुरुष चले जाते थे, बाद में उनकी स्त्रियां भी चली जाती थी, सारे घर के लोग खेतों में काम करते थे। तो अगर वो 10:30 बजे तक सभी लोग घर के खाना खा के निकल जा रहे हैं, तो बाद में यदि भिक्षु पहुंचता है पात्र लेकर पिंडपात के लिए, तो उसे वहाँ पर भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और यदि वो 10 बजे से पहले जाता है, जब भोजन तैयार ही नहीं है, तब भी मिलेगा क्या? तो उस समय का ये भोजन का समय जो गांव वालों का निर्धारित था, क्योंकि हम गांव वालों पर निर्भर थे, इसलिए बुद्ध ने कहा कि मध्याह्न से पहले ही भोजन कर लो, पिंडपात कर लो और उस समय खाओ। लेकिन उस समय भी खाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मध्याह्न मतलब 12 बजे का जो समय, आज की घड़ी के हिसाब से, उस समय घड़ी नहीं थी, उस समय सूरज देखा जाता था। सूरज जब सिर पर आता था तो गर्मी बढ़ जाती थी, और वो अलग अलग घरों से लिया हुआ भोजन, जिसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, फीका भी है, तीखा भी है, ये सारे अलग अलग घरों के भोजन मिक्स हो जाते थे। ऐसा मिक्स भोजन सूरज की गर्मी में खराब होने का डर रहता था। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सूरज सिर पर चढ़ जाने से पहले ही तुम्हें वो पिंडपात कर लेना है, भोजन कर लेना है। ये उस समय का रीजन था। लेकिन शाम की बात तो यहाँ हुई नहीं, ये तो पिंडपात की बात हो गई कि किस समय पिंडपात करना है, चारिका करना है और खाना है। वो गर्मी पर निर्भर है, वो गांव वालों पर निर्भर है, बराबर। लेकिन शाम की बात, पहले शुरू में शाम को भी भिक्षु गांव में जाते थे, एकदम से आदत नहीं बदलती, जाते थे।
लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, रात के समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, रास्ते पे अंधेरा रहता था और शाम के समय में महिलाएं बाहर ही अपने घर के बाहर ही बर्तन वगैरह धोती थी, तो वो गंदा पानी एक बार किसी भिक्खु के ऊपर में फेंक दिया, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। ये एक घटना हुई। दूसरी एक घटना ऐसी हुई कि बाहर में स्त्री कुछ काम करते हुए बैठी थी, बर्तन वर्तन धोते हुए, तो भिक्खु जब वहां गया, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, तो उस स्त्री से लड़खड़ा के गिर गया। इसलिए बुद्ध को ये बोलना पड़ा कि शाम के समय गांव में पिंडपात करने के लिए मत जाओ। हर चीज के पीछे कारण है, बिना कारण के कोई नियम नहीं बनाते। जैसे जैसे घटनाएं होती थी वैसे वैसे बुद्ध नियम बनाते थे। अब क्या है, निमंत्रण मिलते हैं। उस समय भी निमंत्रण मिलने लगे थे बुद्ध को, उनके संगों को अपने घर में खाने पे बुलाने लगे थे, तो वहाँ पर हजारों की तादाद में जाते थे। एक जगह मैंने पढ़ा कि बहुत बड़ा संघ होने के कारण एक ही व्यक्ति खाना नहीं दे सकता है, सभी को मर्यादा है उसकी भी। तो बुद्ध ने क्या किया था, दो दो व्यक्ति को अलग अलग घर में भोजन के लिए भेजा था, डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने से क्या होता है कि दो व्यक्ति को कोई भी गरीब आदमी भी खाना खिला सकता है। अंत में अकेले बचे थे, तो एक बहुत गरीब आदमी था जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसके घर में किसी भी भिक्खु को नहीं भेजा गया था। तो सबसे आखिरी में जब बुद्ध अकेले बचे तो उन्होंने फिर उसके घर का निमंत्रण स्वीकार किया और वो उसके घर में भोजन के लिए। अभी तो सब उल्टी गंगा, अभी जो प्रमुख होता है उसकी पहले व्यवस्था होती है और शिष्यों की बाद में होती है। बुद्ध ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि शिष्य उनके बच्चे होते हैं और बच्चों का पहले ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। बुद्ध ने जैसे अपने शिष्यों की पहले व्यवस्था कर दी थी, अलग अलग घरों में दो दो लोगों को भेज दिया, ऐसे आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। निमंत्रण उस समय में आते थे, आज भी आते हैं। अब क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, 5 ही लोगों को भेजो, 6 ही लोगों को भेजो या 2 ही लोगों को भेजो, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है। हिस्ट्री में यानी इतिहास में क्या हुआ है, कैसे उसको मैनेज किया जाता था, इसके बारे में कोई बता नहीं रहा है, तो लोग घबरा जाते हैं। अरे इतनी सारी भिक्खुनियाँ हैं, नहीं हम इतनी सारी भिक्खुनियों को अपने घर में भोजन नहीं दे सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन एक ही बस्ती में या एक गांव में अगर 8 भिक्खुनियाँ हैं तो 8 घरों में एक एक भिक्खुनी खाना खाने जा सकती है। आसान हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, जहाँ हम निमंत्रण के लिए जाते हैं, है ना, खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या जरूरी है कि सूरज सिर पर आने से पहले खाया जाए? क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो हमको ताजा ताजा बना कर दे रहे हैं और थाली में मिक्स भी नहीं कर रहे हैं, वो तो एक एक चीज परोस रहे हैं। पहले पात्र में खाते थे तो पात्र में मिक्स हो जाता था, लेकिन वो उसी समय खा लेते थे। ताजा बना हुआ भोजन होता था, एक ही घर का होता था, इसलिए खराब होने का कोई डर नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा लेट भी खाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घरों में फ्रिज आ गए, खाना खराब होने का सवाल ही नहीं है क्या? अभी खाना खराब हो सकता है क्या? तो ये सारे जो नियम हैं वो समय के अनुसार अब बदलते चले जा रहे हैं, या नहीं बदले हैं तो उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धिज्म ये कट्टरवादी नहीं है, ये बहुत लचीला है, जैसे हमारे भारत का संविधान लचीला है। इंसान की जरूरत के हिसाब से नियमों को बदला जा सकता है, इंसान को नियमों के लिए बदलना नहीं है। नियम सर्वोपरि नहीं है। बात समझ में आ रही है?
बाबा साहब ने भी कहा है कि धम्म ये इंसान के लिए है, इंसान धम्म के लिए नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग धर्म के मानसिक रूप से गुलाम हो गए। क्यों हंसी आ रही है? मैं मुझे बताओ, मैं क्या हंसूं? कुछ बोलना है? कन्नड़ में भी बोलना होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, बात तो तुम्हारे समझ में आ रही है कि नियमों में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत हमारे जीवन का पाया है। सिद्धांत मानवीय अधिकारों पर निर्भर है। सिद्धांत कैसे बने हैं? इंसान के जिंदा रहने के लिए, गरिमापूर्ण तरीके से जिंदा रहने के लिए, उसके प्राकृतिक अधिकारों के लिए सिद्धांत बने हुए हैं। इसलिए सिद्धांतों का यदि हनन होता है तो हमें कोर्ट में जाकर कंप्लेन करने की, अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार संविधान देता है। वैसे ही ये जो सिद्धांत है ये बुद्धिज्म से ही आए हुए हैं। तो बुद्धिज्म के जो सिद्धांत हैं वो भी मानवों के कल्याण के लिए हैं और उसके आधार पर मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए नियमों को बनाया गया है। सिद्धांत और नियम दोनों में अंतर हमें करता आना चाहिए। सिद्धांत हम बदल नहीं सकते, लेकिन नियमों को सिद्धांतों के अनुरूप हमें बदलना पड़ता है। कठिन हो रहा है थोड़ा, समझ गया? मैं और ज़्यादा कठिन नहीं करूँगी। हाँ, मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो ये जो विकाल भोजन है, कहने को छोटा सा शब्द है जिसको अब लोगों ने बहुत कट्टरता में लेके चले गए हैं कि 12 के पहले ही खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक समय भोजन करने के लिए बोला है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। यदि आप अस्वस्थ है तो आपको शाम को खाने की छूट विनय ही देता है। ये लिखा है विनय पीटक में, हर नियम के बारे में बीमारों को, अस्वस्थ व्यक्ति को छूट दी गई है। तो विकाल भोजन को हमें इस तरह से लेना है। ये हमारा जो पहला प्रश्न था, एक नाम किंग, एक नाम किंग यानी सभी जीव आहार पर निर्भर है। इसको ये पूरक बात है। विकाल भोजना विरमणी यानी हमें असमय खाना नहीं खाना है। तो इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि जब हमें भूख ना लगी हो उस समय हम भोजन नहीं करेंगे। हम की जगह मैं कर दो, मुझे जब भूख ना लगी हो मैं भोजन नहीं करूँगा। क्या था? ओके, कन्नड़ में नहीं करना है? कन्नड़ में कैसे बोलेंगे? मुझे जब भूख ना लगी हो मैं भोजन नहीं करूँगा। बताओ कन्नड़ वाले, कन्नड़ भाषा में बताइए। अरे ऐसा तुरंत नानु आहारवन्नु सेविसुत्तिल्ल। ओके, मैं फिर से बोलती हूँ। चलो, ನನಗೆ ಹಸಿವು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ। इसका मतलब है जब मुझे भूख ना हो तब भोजन नहीं करूँगा। मराठी त्याला म्हणू, जेव्हा मला भूक नसेल त्यावेळी मी जेवण करणार नाही। लिया? मराठी वाले मराठीत लिहू शकतात, आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे, बरोबर? लोगों भोजन के लिए तो जब पूरा भोजन करके हो गया और अब उठने ही वाले थे तो व्यापारी को याद आया कि उसने कुछ मिठाई बनाई थी सबके लिए, वो तो परोसी ही नहीं गई। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये मिठाई भी खा लीजिए, मैंने आपके लिए बनवाई थी, लेना भूल गया हूँ। तो सब इधर उधर मुँह देखने लगे, बुद्ध की तरफ देखने लगे कि अभी तो हमारा भोजन हो गया, अब हम कैसे ले सकते हैं, हमारा तो पेट भर गया है। तो वो फिर व्यापारी बुद्ध से बात किया
ये तो पूरा बेकार चला जाएगा, क्या करें हम। तो बुद्धा ने बोला कि जिसके पेट में थोड़ी सी भी जगह हो ना, तो वो ये मिठाई ले ले, जो बिल्कुल भी नहीं खा सकता है वो ना ले। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे पेट में थोड़ी बहुत जगह है या नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह खाली रखनी चाहिए। तो इस तरह की एक बात किताबों में मिलती है। और मैं यहाँ सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने टैलेंट को ना छुपाएं। आपको अवसर मिलता है तो जरूर बोले, सोना करने है ना, संधी मिळाली तर सोडायची नाही, बोलायची संधी मिळाली तर सोडायची नाही। आपल्या पूर्वजांना बोलण्याचा अधिकार नव्हता तिला, आता बोलण्याचा अधिकार आहे, तर आपण त्या संधीचं सोनं करायचं। पण बोलायची संधी मिळाली म्हणून शिव्या शाप नाही द्यायच्या।